बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि पीडीएम के लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा हो गया। इलेक्शंस के हवाले से जो उन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं कराने हैं और आम इंतखाबात को भी इस हद तक मौखर करने का उनका प्लान था कि किसी तरह मरदमशुमारी को बहाना बना के या दीगर बहाने बना के अक्टूबर 2023 की जो अदरवाइज डेट थी जनरल इलेक्शन की, उसको भी कहीं आगे ले जाने का प्लान था। 6-8 महीने वो सारे पीडीएम के ख्वाब चिकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 3 प्रेशर्स कार फरमा है पीडीएम के ऊपर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। वो क्या है वो आपसे शेयर करते हैं। पहले नंबर पे इमरान खान साहब ने आज मीडिया टॉक करते हुए जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा बुध से जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे और पहले बड़े शहरों को कवर करेंगे और उसके बाद फिर पूरे मुल्क में तहरीक फैल जाएगी। अब वो जो आखिरी चीज़ हो सकती थी पीटीआई की तरफ से, वो फिर यही हो सकती थी ना, मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएं, पीडीएम की हुकूमत चाहती है इलेक्शंस ना हो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश को पूरा होने से रोकने के लिए पीडीएम की हुकूमत जो कर रही थी वो तो यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को प्रेशराइज़ किया जाए, उनके ऊपर मुकदमात बनाए जाएँ, उनकी गिरफ्तारियाँ की जाएँ, उनको जेलों में डाला जाए ताकि वो चुप कर जाएँ और अपनी डिमांड से पीछे हट जाएँ। यही थी ना स्ट्रेटजी। अब वो कहते हैं कि बुध से हम जेलें खुद भर देते हैं। अब वो कहते हैं कि एफआईआर्स की ज़रूरत नहीं भाई, जेलें हम खुद भर देते हैं। और अब जेलें हम भरेंगे तो फिर संभालो जेलें कैसे चलेंगी अगर वो इतने ज़्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे वहाँ पे, सियासी कैद। आपको पता है कि जेलें जो हैं बाकायदा एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है। माशरे में जो भी जुर्म हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी एफआईआर दर्ज हो रही है, उससे रिलेटेड जो भी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उनको पकड़ के जेलों में रखा जाता है। कुछ ट्रायल्स पेंडिंग होते हैं तो वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, कुछ को सजाएं हो जाती हैं तो वो कन्विक्टेड होते हैं, वो जेलों में होते हैं। अब उसके साथ अगर इतनी बड़ी तादाद में पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों का रुख करेंगे और जेलें उनसे भर जाएंगी तो वो सारा निज़ाम दरम बरम हो सकता है। सो दी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो एक जुज़ है जेल डिटेंशन सेंटर्स, उसमें अगर उसमें सियासी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी तो उसका जो असल काम है वो किधर जाएगा। तो ये एक, और वो जो खौफ है गिरफ्तारी का, एफआईआर का, पकड़े जाने का, उससे अगर पीटीआई आज़ाद होकर बाहर निकल आती है और ख़ुद कहती है जी भाई डाल दो जेलों में, हमें जो आपकी ख्वाहिश है हम खुद पूरी कर देते हैं। पहले सिर्फ बात हो रही थी, अब ऐलान हो गया कि बुध से ये काम शुरू हो जाएगा। और अगर ये बुध से काम शुरू हो जाता तो पीडीएम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। वो इसको फिर कैसे हैंडल करेंगे, मतलब कि उसके बाद तो फिर पीछे कुछ बचता ही नहीं है। जब खुद ही वो एफआईआर्स के बगैर गिरफ्तारियाँ देने के लिए तैयार हैं, फिर तो आपकी एफआईआरें बेमानी हो गई सारी की सारी। वो जो जवान पाक के बाहर पुलिस की चंद गाड़ियाँ आती हैं, कारकुनान इकट्ठे हो जाते हैं कि जी इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ हम ढाल बनेंगे, अगर वहाँ पर पीटीआई वाले गिरफ्तारियाँ देना शुरू कर देंगे फिर तो सारा खौफ ही ख़त्म हो गया, सब खौफ ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर आपके पास बचेगा क्या खेलेंगे आपके, तो यू विल बी आउट ऑफ ऑप्शंस देन। तो पहला तो ये प्रेशर। अच्छा, ये प्रेशर, इसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि दूसरा जो प्रेशर है वो अदालत के थ्रू आ रहा है। मैंने कल भी आपसे अर्ज़ किया कि अदालत में जो एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स थे, वो रिमार्क्स उससे मिलते जुलते आज भी हैं, बल्कि ज़्यादा कैटेगोरिक रिमार्क्स हैं। इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है, हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन ख़त्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आखिर क्या कर रहा है? वाहिद काम इलेक्शन कराना है और वो उसके लिए भी मज़ीद वक्त मांग रहा है। यानी कि अब एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इन फील्ड है जिसमें वो कह चुके हैं कि 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन कराएं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे ऑब्जर्वेशन आ रही है कि 90 दिन में इंतखाबात को होना है, हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? वाहिद काम इलेक्शन कराना है और उसके लिए वक्त मांग रहे हैं। ये मैं कितनी दफ़ा बात कह चुका हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसका वाहिद काम इलेक्शन कराना है शेड्यूल के मुताबिक, और इसका इतना बड़ा बजट है, ये किस लिए है? ये इसी के लिए है ना। उसमें अब आप बहाने, हीले बहाने जो लेकर आते हैं भाई, उनकी गुंजाइश नहीं है। इफ़ यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू डू योर जॉब, यू क्विट, आप चले जाएं, कोई और आके आपका काम करेगा। आप उधर बैठे भी हुए हैं, अड़े भी हुए हैं और कहते हैं इलेक्शन भी नहीं कराना, और तनख्वाह आपको इसी बात की मिल रही है कि आपने इलेक्शन कराना है, मिरात आपको इसी बात की मिल रही है कि आपने इलेक्शन कराना है, फिर आप कहते हैं इलेक्शन करा नहीं सकते। अजीब बात है ना। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस जो आई हैं कल भी आज भी, ये दूसरा प्रेशर पीडीएम की हुकूमत के ऊपर है। तीसरा,
सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने पहले भी ख़त लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उसमें उन्होंने अमेरिका की तारीख से 2 मिसालें दी थी कि जंगों के दौरान भी वहाँ पर इलेक्शंस हुए थे। एक और ख़त लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उसका तो जवाब नहीं दिया, लेकिन सदर पाकिस्तान की तरफ से एक और ख़त लिखा गया, उसमें उन्होंने हंगामी इजलास की दावत दे दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 20 फरवरी को ऐवान सदर में मुशावरत के लिए, और कानून का हवाला भी दिया है कि इस कानून के तहत मैं आपको हंगामी इजलास की दावत दे रहा हूँ, आप ऐवान सदर में 20 फरवरी को तशरीफ़ लाएँ और बैठकर आपके साथ मुशावरत होनी चाहिए कि इंतखाबात को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। अब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदनीयत नहीं है तो उन्हें जाना है और वहाँ पर सदर पाकिस्तान के साथ बैठना है, और जो भी अगर बदनीयत नहीं है ना, आप कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं सर जिसकी वजह से इलेक्शंस नहीं करा सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम सदर पाकिस्तान के सामने रखें, वो आपको जवाब देंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया जा सकता है। लेकिन अगर वो जाते ही नहीं है तो फिर तो साफ जाहिर हो जाएगा कि ये बदनीयत ही है, वो चाहते ही नहीं है इलेक्शंस कराना। कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़ाती तौर पर जब पेश हुए थे तो उनसे इंतखाबात की बात की गई थी। आज उनको ज़ाती तौर पर बुलाया गया था, लेकिन आज वो नहीं गए। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जाकर वहाँ पर ये बोला है सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की बात इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कल उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था कि आप खुद आएंगे तो बेहतर होगा। अच्छा, उस केस में भी फैसला आ गया, वो CCPO गुलाम महमूद डोगर की जो मअतली थी उसको ख़त्म कर दी। तीसरा प्रेशर ये आ गया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो PDM की हुकूमत है उसके पास ऑप्शंस बहुत कम बचती हैं। अब क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम बचती हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो आग से खेल रहे हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं वो आग से खेलने के मुतरादिफ है, क्योंकि अब उन्हें और लीगली तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि 90 दिन में इलेक्शंस होने से कैसे रोका जाए। तो अब उन्होंने कुछ अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी हैं। वो कल से जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू है, राना सनाउल्लाह साहब मीडिया में बैठ के ऑडियो लीक्स कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब की, जिसमें वो वकला से बात कर रहे हैं, और उसके बाद मुबैना तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के साथ बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी ये फोरेंसिक्स होने चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसकी खबर आज आ गई, ये सब इलेक्शंस को रोकने के लिए। अच्छा, आज खबर आई है कि FIA ने वो लीक्ड ऑडियोज़ की तहकीकात शुरू कर दी हैं, फोरेंसिक्स कराने का फैसला हुआ है। उन ऑडियोज़ को लाहौर भिजवाया जाएगा लैब में, और फोरेंसिक्स की रिपोर्ट वजारत दाखिला को फराहम की जाएगी, और अगर असल निकले, जेन्युइन निकली वो ऑडियो, तो उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब ये इतनी अजीब बात है, मतलब कि मैं इसके ऊपर अब क्या बोलूँ कि एक ऑडियो लीक्स है, ऑडियो लीक्स बाय इट्स वेरी नेम ये अनलॉफुल चीज़ है। एक चीज़ जिसकी कानूनी बुनियाद नहीं है वो लीक हुई है। वो पहली बात तो यह है कि मुबैना तौर पे आप कह रहे हैं कि सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की वो ऑडियो है, तो वो क्यों टैप हुआ उनका फ़ोन, किसने किया, किस अथॉरिटी से किया, बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस को, कि आप इसके ऊपर अस्कुद नोटिस ले लें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अस्कुद नोटिस ले लिया तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा कि ये जो मुबैना ऑडियो लीक आपने सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की पेश की है, जिसके हवाले से आप ये कह रहे हैं कि फोरेंसिक्स होने चाहिए, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये किसने रिकॉर्ड की है। उसके बाद राना सनाउल्लाह को किसने फराहम की है। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने जिससे हासिल किया है उससे पूछा है कि क्यों रिकॉर्ड किया है, किस कानून के तहत रिकॉर्ड किया है, और रिकॉर्ड किया तो मेरे पास क्यों पहुंचाई है, और मेरे पास पहुंचाई है तो फिर राना सनाउल्लाह बजाय इसके कि उसकी कानूनी बुनियाद की खोज लगाते, उन्होंने डायरेक्टली वो मीडिया के साथ शेयर कर लिया, उसके बाद उसको पूरे मुल्क में फैला दिया, उसके बाद कहते हैं इसका फोरेंसिक होना चाहिए। तो फोरेंसिक भाई उस चीज का होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कानून शहादत लॉ। कानून शहादत का पूरा एक कानून मौजूद है, उसमें ऑडियो वीडियो फोरेंसिक्स वगैरह सब कुछ जो है उसके होते हैं, लेकिन उस चीज के होते हैं जो कानूनी तौर पर हासिल की जाती है। कोई ऑडियो कोई वीडियो जो गैर कानूनी तौर पर हासिल की जाती है उसके फोरेंसिक्स नहीं हो सकते। ये कानून की मैं मंशा आपको बता रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल्स एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, एक मैंडेटरी प्रोसीजर है। अगर किसी ऑडियो टैपिंग, फोन टैपिंग होनी है, सर्वेलेंस होनी है, किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने, इदारे ने करनी है, तो उसका तरीकाकार यह है कि आप बाकायदा तौर पर कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। आप एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भेजते हैं, वो अप्रूव करता है, वफाकी वजीर दाखिला उसको अप्रूव करता है, फिर डेजिग्नेटेड जज ऑफ द हाई कोर्ट के पास जाता है। अगर वो अप्रूव करे तो फिर आप फोन टैपिंग कर सकते हैं। आपने ये प्रोसीजर मुकम्मल किया तो किसने किया?
पहला सवाल ये सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि ये सारा जो लीगल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में डिस्कस हुआ है, भाई ये मुकम्मल हुआ, ये किसी ने किया, और अगर किया तो किसने किया ना, नाम लो ना, किसने किया। और अगर कोई है ही नहीं तो ये कहां से आई है, कहां से वारिद हुई है, कहां से उतरी है। सबसे पहले तो इसकी लीगल बेसिस बताएं क्या है, और जब लीगल बेसिस ही नहीं है तो फिर आप किस बुनियाद पे कहते हैं फोरेंसिक्स होगा, और फोरेंसिक्स होगा तो मुकदमा दर्ज होगा। अजीब बात है। यानी कि कोई चीज आपने कानूनी तौर पर करनी है तो उसकी बुनियाद भी कानूनी होती है ना। अगर उसकी बुनियाद ही गैर कानूनी है तो उसमें आप कानूनी मतलब कि ऑन एन इलीगल फाउंडेशन हाउ कैन यू बिल्ड समथिंग विच इज लीगल। ये एक बेसिक आर्ग्यूमेंट है लॉ का। लेकिन क्योंकि उनको अभी समझ नहीं आ रही पीडीएम वालों को कि क्या करना है, तो यही वाहिद तरीके है। जितने भी उनके वफाकी वज़रा हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पे मुझे अफसोस हुआ आज़म नज़ीर तारड़ साहब का इस स्टेटमेंट जब मेरे सामने आया, संजीदा मामला है, फोरेंसिक्स होना चाहिए, अगर दुरुस्त हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि अब अगर जज साहिबान भी महफूज नहीं है ना जी ये ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स से, तो फिर कोई भी महफूज नहीं है इस मुल्क में। और वाकई पहले भी इमरान खान के हवाले से मुबैना तौर पर जो चीज़ें वगैरह आई हैं, तो अब अगर बात अदलिया तक चली गई है और मुबैना तौर पर उनके हवाले से मंसूब किया जा रहा है कि ये उनकी ऑडियोज़ हैं, तो ये तो फिर बहुत अजीबोगरीब प्रैक्टिस है। ये तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। आप किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा दें, इसका जो फिर तरीक़ाकार है उसको फॉलो करना। किसी को अगर शौक़ है इतना ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का, वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, उसकी बुनियाद पर सनसनी फैलाने का, तो कानूनी तरीके से करें, कानूनी बुनियाद बनाएं और उसके बाद कानूनी तौर पर सामने लाएं और उसके बाद कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करें। लेकिन अगर आप गैर कानूनी चलेंगे तो फिर आपसे सबसे पहले सवाल होगा कि आपके पास ये जो अथॉरिटी है या ये जो भी मामला इक्विपमेंट वगैरह जिसके थ्रू आप करते हैं, ये किस अथॉरिटी की बुनियाद पर आपने किया है, इसकी लीगल बेसिस तो बताएं। और अगर जज साहिबान भी महफूज नहीं होंगे जिन्होंने फैसले करने हैं लोगों की जिंदगी के, मौत के, सजाए मौत होती है ना कोर्ट से, अगर वो उनको तो हर तरह के प्रेशर से पाक होना चाहिए ना। ये हुकूमत वक्त का काम है उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। अगर उनके ऊपर ये प्रेशर्स होंगे कि गैर कानूनी तौर पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है, तो ये अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ है। और यही बार काउंसिल्स कह रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी मैं देख रहा था कि एक एलामिया है, दीगर बार काउंसिल्स की तरफ से आया। तो ये कर रही है फिलहाल पीडीएम की हुकूमत इलेक्शंस को डिले करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिसने इंतखाबात को 90 दिन में होना लाजिम करार दिया, उस बेंच का हिस्सा जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी भी थे। और जब ये ऑब्जर्वेशन आती है उसी वक्त ये ऑडियो लीक आ जाती है, उसी वक्त ये मुद्दा खड़ा हो जाता है। मैंने कल भी ये सवाल उठाया था, ये महज इत्तफाक तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान कह रहे हैं कि जी 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, पीडीएम को वो बात सूट नहीं करती, और उनमें से एक जज साहब के हवाले से मुबैना तौर पे एक ऑडियो लीक आप सामने ले आते हैं। फिर उसके कंटेंट में अगर जाएं तो उसमें भी मैं पहले कह चुका हूं कि अगर तो गुफ्तगू ये हो रही हो कि जी क्या करना है इस केस का, कितनी सजा देनी है, जैसे कि पहले एक ऑडियो लीक्स वगैरह हुई थी, तो वो एक और बात है। यहां पे अगर बात जो हो रही है उसके जो प्लस और माइनस हैं या उसके जो मेरिट्स हैं उस पर बात हो सकती है, लेकिन तब जब आप पहला बैरियर क्रॉस करें। पहला बैरियर क्या है कि ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड की है, कहां पे रिकॉर्ड हुई है और किसने वजीर दाखिला को दी है। सबसे पहला बैरियर ये है, ये बताया जाएगा, उसके बाद प्रोसीडिंग आगे चलेगी। तो ये हो रहा है जी पीडीएम की तरफ से। तो इस सारी सूरत हाल में अब पीडीएम के लिए मुश्किल ये है कि इलेक्शंस जो अदरवाइज पहले उनका प्लान पूरा बन चुका हुआ था कि नहीं करवाने हैं, अब लग रहा है कि सूरत हाल ये बन रही है कि इलेक्शंस उन्हें करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी करवाने पड़ेंगे। और अब ये जो सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया 20 फरवरी को, अगर वो उस दिन वहाँ नहीं जाते हैं तो फिर तो सिचुएशन बिल्कुल पहले भी काफ़ी हद तक वाज़ेह है। लेकिन फिर तो कोई अब हाम ही नहीं बचेगा ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं सर्टनली समहाउ वो नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हो। बहुत शुक्रिया आज का वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।